हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएससी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पार्ट 2। ये हमारा लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। सिविक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड 1 और 2 डेज़ में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके साथ साथ हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अगर कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम उसी सब्जेक्ट की न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। होम रूल मूवमेंट, इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी, रौलत एक्ट 1919, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919, द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द साइमन कमीशन, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लाहौर सेशन हुआ था ये, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द फॉरवर्ड ब्लॉक, द क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, द माउंटबेटन प्लान एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सभी टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये विच प्लेस इज इट, ये कौन सा प्लेस है। ये रेड फोर्ट है दिल्ली में। व्हाट डज द प्राइम मिनिस्टर डू ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग आप मुझे बताएंगे, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे इन इंडियन हिस्ट्री, ये 15 अगस्त का इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में क्या महत्व है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप लोग आपको पता होने चाहिए। तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। Many Indian leaders saw clearly that the government was not likely to give any real concessions. Careless popular pressure was brought to bear upon it. क्या बहुत सारे जो भारतीय नेता थे उन्होंने बहुत अच्छे से ये क्लियरली देखा था कि जो सरकार है, जो अंग्रेज़ी सरकार है, वो कोई भी रियल छूट नहीं दे रही है, कंसेशंस यानी कोई भी अच्छे से छूट नहीं दे रही है, बल्कि लोगों पर प्रेशर बना रही है और ज़्यादा। सम अदर फैक्टर्स वर लीडिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन, और इसी रीज़न के साथ साथ और भी दूसरे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि आज़ादी पाने के लिए जो मूवमेंट चलाए गए थे अलग अलग, वो सभी इसी डायरेक्शन में जा रहे थे। जिसका पहला हमारा मेन टॉपिक है होम रूल मूवमेंट, जो आया था आपका 1916 में। कब आया था? 1916 में आया था। इंडियन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स वर इग्नोर्ड बाय द ब्रिटिश। भारतीयों ने जो मांग करी थी, जो डिमांड करी थी कि रिफॉर्म्स आने चाहिए, कि कुछ चेंजेस आने चाहिए, रिफॉर्म्स यानी कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपने रूल्स में, लॉज रेगुलेशंस में, तो अंग्रेज़ों ने उसे इग्नोर किया। किसे इग्नोर किया? जो भारतीयों ने डिमांड करी थी चेंजेस लाने की, तो अंग्रेज़ों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। बाल गंगाधर तिलक रियलाइज्ड, बाल गंगाधर तिलक, ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने रियलाइज़ किया, महसूस किया दैट अ मास मूवमेंट वाज रिक्वायर्ड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रूल। सेल्फ रूल यानी आज़ादी और खुद शासन करने का, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को तो कोई जगह दी नहीं थी अपने शासन में, है ना, ऊपर से और नीची पोस्ट पर ही रखा था। तो बाल गंगाधर तिलक को ये महसूस हो गया था कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट की ज़रूरत है, मास मूवमेंट यानी एक बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे उनका जो ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रूल का, यानी कि खुद का शासन करने का जो ऑब्जेक्टिव है उनका, वो अचीव कर पाएँ। टू होम रूल लीग्स वर फॉर्म्ड, दो ग्रुप बनाए गए, कौन किस नाम से? होम रूल लीग्स वर फॉर्म्ड, ये बनाए गए अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक एंड मिसेस एनी बेसेंट रेस्पेक्टिवली। किस किस के उसमें? दो होम रूल लीग्स बने थे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला हो गया। तो पहले वाली जो होम रूल लीग थी उसके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी वाली की थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1916 विद द एम टू अटेन द सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। होम रूल मूवमेंट जो था वो 1916 में शुरू हुआ था, और इसका मेन एम क्या था? टू अटेन दी सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि अब उसी में भारत जो अंग्रेज़ों की सरकार है उन्हीं के कंट्रोल के अंडर खुद की एक सरकार बनानी थी उन्हें, समझ रहे हो? यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल कर रहे थे, तो उसी के अंदर, उन्हीं के कंट्रोल के अंदर भारतीय अपनी एक सरकार बनाना चाहते थे अलग। तो ये था आपका होम रूल मूवमेंट, जो किनके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अब इसके बाद आपका आता है द लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में ही। 1916 में ही आपको होम रूल मूवमेंट आया, लखनऊ सेशन भी 1916 में हुआ था। द लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन हुआ था, सेशन यानी जो उनकी मीटिंग हुई थी, इट विटनेस्ड अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यूनिटी अमंग द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस, द रेडिकल नेशनलिस्ट एंड द अर्ली नेशनलिस्ट वर यूनाइटेड।
तो लखनऊ सेशन जो हुआ था कांग्रेस में, उसके वजह से क्या हुआ, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया, और वो डेवलपमेंट क्या था, यूनिटी अमंग दी टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की दो विंग्स पढ़ी थी हमने फ्रीडम के फर्स्ट पार्ट में, जो हमने 9 चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कांग्रेस की दो विंग्स पढ़ी थी, रेडिकल नेशनलिस्ट पढ़े थे और अर्ली नेशनलिस्ट पढ़े थे। आई होप आपको याद है, नहीं याद है तो आप फर्स्ट जो पार्ट है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी कि चैप्टर नंबर 9 है वो आप पढ़कर आइए पहले, तब आपको समझ में आएगा। तो कांग्रेस की जो दो विंग्स थी, रेडिकल नेशनलिस्ट एंड अर्ली नेशनलिस्ट, उनमें क्या हो गई, यूनाइट हो गए, वो इकट्ठे हो गए, एक हो गए। पहले तो वो अलग अलग थे, एक दूसरे के अपोजिट में थे, बट वो बाद में एक हो जाते हैं। दिस ब्रॉट अबाउट अ वेव ऑफ एंथुसियाज्म एंड जुबिलेशन अमंग द इंडियंस। तो जब रेडिकल नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से एक वेव आती है, एक लहर आती है, लोगों में उत्साह बढ़ जाता है और बहुत खुश हो जाते हैं लोग। कौन से लोग, जो भारतीय थे। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज स्ट्रेंथन, जो स्ट्रगल थी फ्रीडम के लिए वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई, इसकी वजह से क्या हो गई, मजबूत हो गई। ठीक है, कैसे मजबूत हो गई, जब रेडिकल नेशनलिस्ट और आपके जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं वो एक हो गए थे। आपके जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे वो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से याद करवाया था ना, लाल बाल पाल, और आपके अर्ली नेशनलिस्ट के जो लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, फेमस लीडर्स थे, उसके नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ओके, द इंडियन मुस्लिम्स हु वर प्रो ब्रिटिश बिकेम एंटी ब्रिटिश। जो भारतीय जो मुसलमान थे, जो प्रो ब्रिटिश थे यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ थे, वो एंटी ब्रिटिश बन जाते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। कौन, जो भारतीय मुस्लिम पहले प्रो ब्रिटिश थे यानी कि अंग्रेज़ों के साथ थे, वो बाद में एंटी ब्रिटिशर्स बन जाते हैं। दे जॉइन द स्ट्रगल, वो उस स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं, जो भारतीयों ने स्ट्रगल शुरू किया था उसे ज्वाइन करते हैं। कौन, भारतीय मुस्लिम। एंड यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, और एक कॉमन एनिमी, जो कॉमन एनिमी हो गए यानी कि जैसे हिंदू और मुसलमान थे, दोनों का कॉमन एनिमी कौन हो गए, अंग्रेज, द ब्रिटिशर्स, है ना। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं और हिंदुओं से एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस केम क्लोजर, और जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम ग्रुप था, और कांग्रेस थी, वो और करीब आ जाते हैं। ये था आपका लखनऊ सेशन 1916। और पढ़ते इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि प्रकटन। इमरजेंस में प्रकटन होता है, इसका मीनिंग है कि महात्मा गांधी कहाँ से आए, इस मूवमेंट में कैसे उनका इमरजेंस हुआ। द महात्मा, महात्मा बोलते हैं हम इन्हें, लेकिन इनका नाम तो पहले गांधी ही था। तो महात्मा, उन्हें जो नाम दिया गया टैगोर ने दिया था, विच प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। उस महात्मा की वजह से, उस नाम की वजह से एक बहुत ही बड़ा और डोमिनेंट यानी कि बहुत फेमस और मेन रोल प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, किसने, महात्मा गांधी जी ने। द यूनिक मेथड्स ही यूज्ड एंड द न्यू स्पिरिट ही इन्फ्यूज्ड इन द मासेस गिव द नेशनल मूवमेंट अ पावरफुल थ्रस्ट। क्या, जो यूनिक मेथड, जो अनोखे मेथड्स का उन्होंने यूज़ किया था, और जो नई स्पिरिट, एक नया जोश जो उन्होंने बहुत सारे लोगों में इन्फ्यूज़ किया था, यानी कि बहुत सारे लोगों में जगाया था, एक नया जोश जगाया, नए मेथड्स उन्होंने यूज़ किए, उसकी वजह से जो नेशनल मूवमेंट था उसे एक बहुत पावरफुल थ्रस्ट मिलता है, यानी कि बहुत शक्तिशाली एक वेव मिलती है। और जैसे हमें फोर्स चाहिए होता है ना कुछ अच्छा करने के लिए, पीछे से कोई हमें फोर्स मीन्स कोई अच्छा हमें क्या करे, मोटिवेट करे, हमें ये करना है, ये करना है। तो इसके ऐसे ही मेथड्स उन्होंने अपनाए थे, किन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, ताकि लोगों को उन्होंने वो क्या कर सकें और मोटिवेट कर सकें इस चीज़ की तरफ। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। ये हमें सभी को पता है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर में। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, वो कानूनी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ लॉयर, और तो वो वहाँ से लॉयर के रूप में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ही वॉज शॉक्ड बाय द ट्रीटमेंट गिवन टू इंडियंस इन साउथ अफ्रीका बाय द वाइट रूलर्स। और जब वो साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं महात्मा गांधी जी, तो बहुत शॉक हो जाते हैं, बहुत बड़ा उन्हें झटका लगता है ये देखकर कि जो साउथ अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे, तो उन्हें अंग्रेज़ जो थे, जो वाइट रूलर्स थे, वो कैसा ट्रीटमेंट दे रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो शॉक में रह जाते हैं। ही बिकेम द लीडर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी वहाँ पर क्या करते हैं, वो जो साउथ अफ्रीका में भारतीयों से मतभेद किया जा रहा था, कास्ट के बेसिस पर जो भारतीयों से इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, तो उसके स्ट्रगल के लिए वो खड़े हो जाते हैं और वो लीडर बन जाते हैं वहाँ पर। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के दौरान ही इवॉल्व्ड अ नोवल टेक्निक और मेथड ऑफ स्ट्रगल विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। जब ये वाला स्ट्रगल चल रहा था उनका साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने एक नई टेक्निक, ठीक है, स्ट्रगल का जो मेथड था वो उन्होंने क्या किया, शुरू किया, जिससे बोला गया सत्याग्रह।
दिस मेथड वॉज लेटर यूज बाय द इंडियंस ड्यूरिंग देयर फ्रीडम स्ट्रगल। और यही जो मेथड था, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह नाम का एक मेथड लाए थे, वो कौन? महात्मा गांधी जी। तो यही मेथड भारतीयों ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किया था बाद में। गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं 1915 में एंड एंजॉयड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और फ्रीडम का जो स्ट्रगल था उसे वो ज्वाइन करते हैं। He took up the cause of the poor peasants in Champaran against the excesses of the indigo planters in 1917। 1917 में गांधी जी ने क्या किया? जो गरीब पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे चंपारण में, उनके साथ वो खड़े रहे अगेंस्ट द एक्सेसेस ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। यानी कि अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि जो भारतीय किसान है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या उगाए? इंडिगो प्लांट उगाए। तो उसके अगेंस्ट भी वो खड़े रहे। कौन? महात्मा गांधी जी। इन 1918 में ही लेड द टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनके साथ भी वो खड़े रहे 1918 में महात्मा गांधी जी। अब ये जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, इनकी डिमांड थी कि उन्हें इनकी इनकम को इंक्रीज़ कर दिया जाए, बट वो लोग नहीं माने थे। तो उन्होंने स्ट्रगल किया था कि उन्होंने टेक्सटाइल वर्कर्स ने महात्मा गांधी जी के साथ, दे वर डिमांडिंग अ रेज इन देयर वेजेस, है ना, अभी पता है ना, वो अपनी वेजेस में यानी कि अपनी सैलरी में, जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो उसमें बढ़ोतरी चाहते थे कि उनकी इनकम को इंक्रीज़ कर दिया जाए। ही ऑल्सो टुक अप, और क्या करा था उन्होंने, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है महात्मा गांधी जी ऑन अराइवल इन कराची 1916। कराची में जो महात्मा गांधी जी आते हैं 1916 में, तो ये यहाँ पर आपको महात्मा गांधी जी दिखाए हुए हैं एंड ये आपका चंपारण सत्याग्रह दिखाया हुआ है। ही ऑल्सो टुक अप द कॉज ऑफ द पीजेंट्स एट खेड़ा इन गुजरात हु वर डिमांडिंग रेमिशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एज क्रॉप्स हैड फेल्ड देयर। अब वो और किस चीज़ के साथ खड़े रहे? उन किसानों के साथ खड़े रहे। कहाँ पर? गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहाँ पर वो किसानों के साथ खड़े रहे, क्योंकि वो लोग क्या चाह रहे थे, जो किसान थे उनकी क्रॉप्स जब नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसमें वो रिवेन्यू जो सरकार इकट्ठा कलेक्ट कर रही थी, रिवेन्यू जो टैक्स ले रही थी, उसमें रेमिशन चाहते थे, क्षमा चाहते थे, यानी कि माफ़ी चाहते थे कि उन्हें छूट मिल जाए, इस बार की जो रिवेन्यू है उसे माफ़ कर दिया जाए। तो वो उसके साथ खड़े रहे थे, बट उन्होंने नहीं माना। गांधी जी सक्सेसफुली लेड दीज 3 मूवमेंट्स। और ये जो तीनों मूवमेंट्स थे तो उनमें गांधी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं। कौन कौन से थे? आपका अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल वर्कर्स का केस था, ठीक है, जो अपनी वेजेस में इंक्रीमेंट मांग रहे थे कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। इंडिगो प्लांटर्स के साथ खड़े रहे, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाह रही थी कि इंडिगो के जो प्लांट्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ग्रो करें। और एक ये वाला केस आपका, ठीक है। तो ये तीनों जो मूवमेंट्स थे गांधी जी इसमें क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं और उनको सक्सेसफुल रहते हैं तीनों। अब देखिए सत्याग्रह, सत्य और आग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ और आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस, यानी कि सत्याग्रह का मीनिंग हो गया इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ। अ पर्सन ऑफरिंग सत्याग्रह, कोई भी पर्सन अगर सत्याग्रह मांग रहा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड, ही इज़ प्रिपेयर्ड टू फेस एनी हार्डशिप्स, यानी कि वो कुछ भी फेस कर सकता है, कोई इतनी भी परेशानी आ जाए वो उसे फेस कर सकता है, यानी कि वो सच्चाई के साथ था। इट इज़ अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। ये नॉन वायलेंट मेथड होता है जिसके थ्रू हम इनजस्टिस के खिलाफ वो लड़े थे। नॉन वायलेंट मेथड यानी कि जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दंगे फसाद नहीं, ऐसा एक मेथड था, ऐसे कि जिसमें हम कोई भी वायलेंट मेथड यूज़ नहीं करेंगे लड़ने का, ठीक है। ये है आपका सत्याग्रह। अब हम पढ़ते हैं राउलट एक्ट 1919। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द पीपल वर डिससेटिस्फाइड। गवर्नमेंट ने महसूस किया, ये देखा कि जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, यानी कि सहमत नहीं हैं। एक्सपेक्टिंग दैट एन एजिटेशन कुड टेक प्लेस, ये सोचते हुए उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया, ये सोचा, उन्हें ऐसा महसूस दिया कि कोई एजिटेशन यानी कि कोई आंदोलन हो सकता है, तो उन्होंने राउलट एक्ट मार्च 1919 में पास किया। बाय दिस एक्ट, अब इस एक्ट में क्या था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट एंड इम्प्रिजन एनीवन विदाउट अ ट्रायल। कि इस एक्ट में उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश सरकार है वो किसी को भी बिना किसी वारंट के क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो एक पहले रिटन स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट में ये लिखा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो किसी को भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है और उन्हें जेल में डाल सकती है बिना किसी ट्रायल के। और इस राउलट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला गया। देयर वॉज डिसकंटेंट ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में डिसकंटेंट फैल जाता है, यानी कि लोग बहुत नाखुश हो जाते हैं। मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज, बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी गई एंड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बिकेम सरचार्ज्ड। और जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो सरचार्ज हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा
पेमेंट उसमें ज़रूरत पड़ी कि एक्स्ट्रा, जब बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें भी तो पैसे लगते हैं ना, तो उसमें पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पर भी इफेक्ट पड़ता है। अलॉन्ग विद अदर लीडर्स, दूसरे लीडर्स के साथ गांधी जी वॉज ऑल्सो एंगर्ड बाय द रावलत एक्ट। गांधी जी, दूसरे लीडर्स तो नाराज थे ही इस रावलत एक्ट से, गांधी जी भी बहुत गुस्सा थे इस रावलत एक्ट से। इन फरवरी 1919 में ही फाउंडेड द सत्याग्रह सभा टू डिसोबे द एक्ट एंड दस टू कोड अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई जिसमें वो इस एक्ट को डिसोबे कर रहे थे, यानी कि उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से कोर्ट ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में डाल दिया। गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ माइटी स्ट्राइक मीन्स हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। फिर गांधी जी ने एक छोटी सी स्ट्राइक यानी कि हड़ताल के लिए बोला 6 अप्रैल 1919 को। द पीपल रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म। लोग जो थे वो उन्होंने इस हड़ताल के वो सपोर्ट में रहे, बहुत गुस्सा था लोगों में, बहुत उत्साह के साथ वो लोग इसमें आए इस हड़ताल में। द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज एंड फायरिंग मेनली इन दी पंजाब। जो पुलिस थी उसने क्या किया, फिर जब लोग नहीं माने तो उन्होंने लाठी चार्ज लगा दिया और फायरिंग करनी शुरू कर दी, स्पेशली पंजाब वाले एरिया में। टू पॉपुलर लीडर्स ऑफ पंजाब, दो पॉपुलर लीडर्स थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, देवर अरेस्टेड। ये दोनों पंजाब में क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका रावलत एक्ट 1919। अब हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, जलियांवाला बाग घटना हुई थी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑन 13 अप्रैल को पीपल इन अमृतसर, पंजाब में जो अमृतसर है वहाँ पर लोग क्या होते हैं, दे गैदर टू प्रोटेस्ट पीसफुली अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द लीडर्स। ये जो लीडर्स अरेस्ट हुए थे, तो 13 अप्रैल को लोग अमृतसर में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इन लीडर्स को जो अरेस्ट किया गया था उसके अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ स्मॉल पार्क इन अमृतसर कॉल्ड जलियांवाला बाग। तो एक मीटिंग उन लोगों ने ऑर्गेनाइज करी अमृतसर में, एक छोटा सा पार्क था जिसे बोलते हैं जलियांवाला बाग, वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग करी। दिस पार्क वॉज एनक्लोज ऑन 3 साइड्स बाय हाई वॉल्स। ये जो जलियांवाला बाग है, ये जो पार्क था, ये ना 3 साइड से, ये पार्क है तो ये 3 साइड से क्या था, ऊंची ऊंची दीवारों से कवर्ड था। अ नैरो लेन लेड टू दिस पार्क, और इस पार्क में एक नैरो लेन जाती थी, यानी कि पतला सा रास्ता जाता था, बहुत पतली सी गली जाती थी। अब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे जनरल डायर, ही केम इन टू दी पार्क विद हिज आर्म्ड ट्रूप्स यानी कि जो इनकी सेना की टुकड़ी थी उनके साथ वो लोग, जो जनरल डायर थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो इस पार्क में आते हैं। एंड ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर, और वो अपनी जो उनकी सेना की ग्रुप होती है उसे फायर करने के लिए बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं। दे ओपन फायर फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ऑन दी अनआर्म्ड पीसफुल गैदरिंग। उन्होंने जो गैदरिंग की थी अमृतसर में, जो लोग आए थे गैदरिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, वो बहुत पीसफुली तरीके से करी थी और उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। तो उसके ऑर्डर पर, जनरल के ऑर्डर पर, उन ट्रूप्स ने, जो उनका ट्रूप्स था, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए फायर किया। अबाउट 1000 पीपल वर किल्ड एंड 2000 इंजर्ड। लगभग 1000 लोग मरे और 2000 लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। दिस मैसेकर एंगर्ड द इंडियंस। ये जो मैसेकर होता है यानी कि ब्रूटल किलिंग ऑफ पीपल, ये जो निर्दयी तरीके से लोगों को मारा गया था, इसकी वजह से इंडियंस और ज़्यादा गुस्से से भर जाते हैं। मार्शियल लॉ वॉज प्रोक्लेम्ड इन पंजाब में मार्शियल लॉ निकाल दिया जाता है। मार्शियल लॉ क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच द आर्मी कंट्रोल्स एन एरिया इंस्टेड ऑफ द पुलिस। मार्शियल लॉ में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आर्मी कंट्रोल करती है किसी भी एरिया को, पुलिस कंट्रोल ना करके आर्मी कंट्रोल करती है। तो पंजाब में मार्शियल लॉ लगा दिया गया। पीपल वर टॉर्चर्ड एंड ह्यूमिलेटेड, लोगों को टॉर्चर किया गया और ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी बेइज्जती करी गई। गांधी जी सेड दैट इट वुड बी अ सिन टू कोऑपरेट विद सच अ गवर्नमेंट। गांधी जी ने कहा, ऐसी सरकार को अगर किसी ने सहयोग दिया, कोऑपरेट किया, तो एक सिन होगा। सिन मीन्स पाप होगा एक बहुत बड़ा, अगर किसी ने भी ऐसी सरकार को क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो गांधी जी ने ये कहा था कि बहुत बड़ा पाप होगा। तो ये था आपका जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी। नेक्स्ट आता है था खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से 1922 तक रहा। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द ग्रोइंग एंटागोनिज्म ऑफ द इंडियंस टुवर्ड्स द ब्रिटिश लेड टू द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, ह्यूमिलिएट कर रहे थे, सभी को अरेस्ट कर दिया, इतने सारे लॉज निकाल दिए, तो उसकी वजह से भारतीयों में बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसकी वजह से खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। टर्की वॉज डिफीटेड बाय इंग्लैंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जो है वो टर्की को हरा देता है। एंड
एंड द खलीफाज पावर्स वर कर्टेल्ड। कर्टेल्ड यानी कटौती हो जाती है किसकी पावर्स में? खलीफाज की पावर में। खलीफा एक ग्रुप था, उनकी पावर्स में, उनकी जो पावर्स थी सारी, उसमें बहुत कटौती आ जाती है जब वो लोग हार जाते हैं। इसीलिए दिस एंगर्ड द इंडियन मुस्लिम्स, इसकी वजह से जो भारतीय मुसलमान था वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा भर जाता है उसमें। एंड एज ही वॉज कंसिडर्ड द रिलीजियस हेड ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन दी वर्ल्ड, क्योंकि खलीफा जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका धार्मिक जो गुरु होता है उसे बोला जाता है। तो इसकी वजह से भारतीय जो मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गए थे। इन 1919 में खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। 1919 में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा गया और किसकी लीडरशिप में? अली ब्रदर्स की लीडरशिप के अंडर। अली ब्रदर्स कौन कौन से थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। टू परसुएट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अंडू द इनजस्टिस डन टू टर्की। तो खिलाफत मूवमेंट जो था वो अली ब्रदर्स की लीडरशिप में चलाया गया, जिसमें उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टर्की में जो उन्होंने इनजस्टिस किया है, जो अन्याय किया है, उसे अंडू कर दे, यानी कि वापस से ठीक कर दे उसे। लीडर्स लाइक अबुल कलाम आज़ाद एंड हजरत मोहानी ऑल्सो ज्वाइन दी मूवमेंट। और ये इन दोनों जैसे लीडर्स ने भी क्या किया था? इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। कौन से मूवमेंट की बात चल रही है? अभी खिलाफत मूवमेंट की बात चल रही है। ओके, आगे देखिए। गांधी जी लुक्ड अपॉन द खिलाफत एजिटेशन एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। गांधी जी ने ये जो खिलाफत एजिटेशन था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसे ये बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक चांस है जिससे हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। एज वुड नॉट अराइज इन 100 ईयर्स, जो आगे कभी भी 100 सालों में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये गांधी जी ने एक अच्छे पॉइंट की तरह देखा कि इससे हिंदू और जो मुसलमान हैं वो एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन फिर अगले 100 सालों तक नहीं आने वाली। इन फैक्ट वेरी सून गांधी बिकेम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। और तो और क्या हुआ, गांधी जी बहुत जल्द ही एक लीडर भी बन जाते हैं खिलाफत मूवमेंट के। इन जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है इलाहाबाद में, एंड अप्रूव्ड अ प्रोग्राम ऑफ बाइकआउट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स। और उसमें एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और लॉ कोर्ट्स जो हैं उनका बॉयकॉट किया जाएगा। द खिलाफत कमेटी लॉन्च्ड अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत कमेटी जो थी उन्होंने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया 31 अगस्त 1920 को। आ स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920 एट कलकत्ता। और एक स्पेशल सेशन रखा गया कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में। द कांग्रेस सपोर्टेड गांधी जीज प्लान फॉर नॉन कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट टिल स्वराज वॉज एस्टैब्लिश्ड। और जो कांग्रेस थी उन्होंने गांधी जी के प्लान को सपोर्ट किया। उनका क्या प्लान था? नॉन कॉपरेशन शुरू करना था सरकार के साथ ही। कब तक? जब तक उन्हें स्वराज नहीं मिल जाता है। स्वराज आपको पता है, सेल्फ रूल, उन्हें नहीं मिल जाता है तब तक वो लोग गवर्नमेंट के साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज नेम्ड सो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम क्यों दिया? बिकॉज इट डिसाइडेड नॉट टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट बाय रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल्स, boycott of legislatures, resigning from government jobs, lawyers leaving courts, students leaving British schools and colleges, boycott of British goods and many other activities. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था? उन्हें सहयोग नहीं देना है, ठीक है। ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस मूवमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि सरकार के साथ वो लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। किस चीज़ में कॉपरेट नहीं करेंगे? विद दी गवर्नमेंट, सरकार के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। कैसे कैसे? बाय रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को रिनंसिएट करके, रिनंसिएट यानी फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, उन्हें जो भी टाइटल्स दिए गए थे, ठीक है। लेजिस्लेचर्स लॉज को बॉयकॉट किया उन्होंने, उनके जो भी कानून थे उनके अगेंस्ट रहे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट्स छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए, ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट किया गया और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसका नाम पड़ा। यानी कि उन्हें कुछ भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करना था जो ब्रिटिशर से जुड़ी हुई है, उसके अगेंस्ट ही रहना था। तो इससे क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। द पीपल ऑल्सो रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, लोगों ने टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया। देयर बाय नो लॉन्गर रिकॉग्नाइजिंग द गवर्नमेंट एज लेजिटिमेट। और जब सरकार को उन्होंने टैक्स पे करने से लोगों ने मना कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ? सरकार जो थी वो लेजिटिमेट नहीं थी, यानी कि लीगल सरकार नहीं मानी गई। तो ये था आपका खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर विड्रॉल होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। विड्रॉ यानी विड्रॉ कर लेना, वापस कर ले लेना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम एंड प्रूव टू बी अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मोमेंटम आता है, यानी कि बहुत इंक्रीज आता है, और इसकी वजह से ये एक पावरफुल वेपन बन जाता है, एक हथियार बन जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
हाउएवर लेकिन एक इंसिडेंट होता है, घटना होती है चौरी चौरा में, जो उत्तर प्रदेश में है, 5 फरवरी 1922 को होती है, विच मार्क द सिचुएशन, जिसने सिचुएशन को खराब कर दिया। पीपल वर टेकिंग पार्ट इन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट चौरी चौरा व्हेन सम पुलिसमैन फायर्ड एट देम। लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर चौरी चौरा में एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर कुछ पुलिसमैन जो हैं उन पर फायर कर देते हैं बिना बात। दिस एंगर्ड दी डिमॉन्स्ट्रेटर्स, तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे थे, ठीक है, यानी कि कुछ प्रेजेंट कर रहे थे, उसकी वजह से जो लोग प्रेजेंट कर रहे थे ना, उनमें गुस्सा आ जाता है, उन लोगों को गुस्से से भर जाते हैं। दे अटैक दी पुलिस स्टेशन एंड सेट इट ऑन फायर। जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और उसमें आग लगा दी। 22 पुलिसमैन वर बर्नट अलाइव। तो पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसमैन थे जो जिंदा मर जाते हैं। ऑन हियरिंग ऑफ दिस गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और ये सुनकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ही वॉज अरेस्टेड ऑन 10 मार्च 1922। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर, 6 साल की सजा दे दी जाती है जेल की। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद महात्मा गांधी सस्पेंडेड दिस मूवमेंट। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। दिस मूवमेंट वॉज नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, इस मूवमेंट का कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आए। इट ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू अ मास मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से नहीं, सॉरी, दिस मूवमेंट वॉज नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं थे, कोई रिजल्ट उनका नहीं आया। इसकी वजह से ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था ये मास मूवमेंट में बदल जाता है ना। देखा ना आपने, रेडिकल नेशनलिस्ट और इंडियन नेशनलिस्ट भी एक साथ हो गए, हिंदू मुस्लिम भी यूनाइट हो गए थे। इट इन्वॉल्व अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एंड स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिमांडिंग स्वराज, और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो जाते हैं जिसमें वो स्वराज को डिमांड कर रहे थे। अ मेजर रिजल्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज दैट, इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्या था, दैट द इंडियन पीपल लॉस्ट देयर सेंस ऑफ फियर, यानी कि इस मूवमेंट की वजह से जो भारतीय लोग थे उनमें जो डर था ना वो ख़त्म हो जाता है। दे हैड गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड सेल्फ एस्टीम भी आ जाती है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन दी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इस मूवमेंट की वजह से हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो भी और मजबूत हो जाती है। एंड ऑल्सो ब्रॉट अर्बन मुस्लिम्स इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और जो अर्बन मुस्लिम्स थे वो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में आ जाते हैं। अर्बन मुस्लिम्स यानी कि जो शहरी मुस्लिम्स थे वो भी इस मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आज का हमारा, हम यहीं पर एंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द साइमन कमीशन 1927। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।